हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटी विद मंजू। पिछले वीडियो में अपन ने 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार का पहला चैप्टर, पहला अध्याय संविधान क्यों और कैसे पढ़ा था। वो चैप्टर पूरा नहीं हुआ था दोस्तों, यहाँ तक अपन ने किया था। संविधान के मौलिक प्रावधान से पहले तक का अपन ने कर लिया था। अब आज अपन यहाँ से शुरू करेंगे, तो चलिए देखते हैं क्या है आगे। संविधान के मौलिक प्रावधान। एक सफल संविधान की यह विशेषता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को संविधान को मानने के कुछ कारण देता है दोस्तों। जैसे आपका संविधान है, भारत देश का संविधान है, उसमें यदि ऐसा कर दिया जाए कि किसी एक वर्ग, एक जाति, धर्म या किसी एक समूह के लिए कुछ विशेष सुविधाएं दी जाएं या उसको मजबूत करने के कुछ ऐसे कारण दिए हो उस संविधान में, तो क्या आप उस संविधान को मानोगे? नहीं। वही संविधान आगे तक जाएगा जो प्रत्येक नागरिक को बराबर समानता, स्वतंत्रता के अधिकार देता है, सबको बराबर समान मानता है। वही अधिकार आगे तक जाएगा, नहीं तो वो अधिकार नष्ट हो जाएगा। ये इसमें बताया गया है दोस्तों। आप इस विचार को प्रयोग में लाएं कि यदि वास्तव में ऐसा हो कि कोई संविधान ने किसी एक वर्ग के लिए विशेष प्रावधान उसमें किए हों और बाकियों को दबाने के लिए उस वर्ग को इतनी पावर दे दी हो कि बाकी वर्गों को वो दबाएगा, उनकी भाषा पे, उनके रीति रिवाज जो भी है उन पे दूसरा वर्ग हावी होगा, तो क्या आप उसको मानेंगे? तो जवाब होगा नहीं। तो दोस्तों, अपने संविधान में ऐसा कुछ नहीं है। अपने संविधान में सबको बराबर सम्मान दिया गया है। भारत देश के संविधान में सबको बराबर स्वतंत्रता दी है। इसीलिए शायद अपना संविधान इतना लंबा चल रहा है और इसको मानने का कारण अपने पास यही है। संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा। संविधान में जो शक्तियां हैं, संविधान ने जो शक्तियां हैं वो सभी संस्थाओं को बराबर बांटी हैं। जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, इनके बीच शक्तियों को बराबर बांटा है। यदि किसी एक संस्था को ज़्यादा शक्तियां दी होती तो शायद वो एक ही संस्था संविधान को नष्ट कर देती, लेकिन हमारे संविधान में ऐसा नहीं है। जो शक्ति है वो बांटी गई है। कोई एक संस्था दूसरी संस्था पे हावी नहीं होगी, उनकी सबकी शक्तियों को बांटा गया है, ये इसमें दिया हुआ है। संस्थाओं की रूपरेखा बनाने में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि उसमें बाध्यकारी मूल्य, नियम और प्रक्रियाओं के साथ अपनी कार्य प्रणाली में लचीलापन का संतुलन होना चाहिए। तो दोस्तों, संविधान में अपना संविधान कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है। जैसे कुछ नियम ऐसे हैं इसमें कि जिनको अपन आसानी से बदल सकते हैं, लेकिन कुछ नियम अनुच्छेद ऐसे हैं जिनको हम पूर्ण बहुमत से और सारी संस्थाओं की सहमति से ही अपन उनको बदल सकते हैं, ऐसा इसमें दिया हुआ है। संस्थाओं की रूपरेखा बनाने में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि उसमें बाध्यकारी मूल्य, नियम और प्रक्रियाओं के साथ अपनी कार्य प्रणाली में लचीलापन का संतुलन होना चाहिए, जिससे वह बदलती आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढाल सके। ज़्यादा कठोर संविधान परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाते हैं, और दूसरी ओर यदि संविधान अत्यधिक लचीला है तो वह समाज को सुरक्षा और पहचान नहीं दे सकेगा। सफल संविधान प्रमुख मूल्यों की रक्षा करते हैं और नई परिस्थितियों के अनुसार समय को ढालने में एक संतुलन रखते हैं। आप भारतीय संविधान निर्माताओं की समझदारी को देखिए दोस्तों। उन्होंने अपने संविधान को इस तरह से बनाया है कि उसमें ना ज़्यादा लचीलापन है और ना इतना कठोर है कि वो समय के साथ परिवर्तित ही ना हो। जब संविधान बना था तब परिस्थितियां अलग थी, आज अलग है। तो संविधान को इतना लचीला होना चाहिए कि वो परिस्थितियों के अनुसार बदल सके, और इतना लचीला भी नहीं होना चाहिए कि कोई एक संस्था उसमें परिवर्तन कर दे। सामान्य बहुमत से उसमें परिवर्तन, कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें सामान्य बहुमत से भी परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं उनमें विशेष बहुमत की जरूरत होती है। तो इस तरह से संविधान अपना लचीलापन और कठोरता दोनों का मिक्सचर है। अतः यह पता लगाने के लिए कि क्या संविधान की सत्ता सामान्य है, आप अपने से 3 प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि
जिन लोगों ने संविधान बनाया वे विश्वसनीय थे? आप लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि जो संविधान बनाया उनको जनता का विश्वास प्राप्त था? दूसरा, क्या संविधान ने सुनिश्चित किया था कि सूझबूझ के साथ शक्ति को इस प्रकार संगठित किया जाए कि किसी एक समूह के लिए संविधान नष्ट करना आसान न हो? और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या संविधान सबको कुछ ऐसा कारण देता है कि वे संविधान का पालन करें? तो दोस्तों, इसमें कहा गया है कि आप अपने आप से प्रश्न कीजिए कि संविधान बना कैसे, और वो जो संविधान बनाने वाले लोग थे उनको जनता का विश्वास प्राप्त था क्या? और किसी संस्था को इतनी पावर दी गई है कि वो ही संविधान को नष्ट कर सकती है क्या? तीसरा, इसमें दिया गया है कि आपके पास क्या कारण है कि आप संविधान को माने। तो शायद ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको इसका उत्तर मिल जाएगा कि हम संविधान को क्यों माने, और बाकी जो ऊपर आपके मन में जो सवाल आए हैं उनके सबके जवाब जब ये चैप्टर खत्म होगा तब मिल जाएगा। पूरे चैप्टर में यही दिया हुआ है, भारतीय संविधान कैसे बना। तो चलिए देखते हैं संविधान बना कैसे। 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के रूप में इसकी संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई। संविधान सभा के सदस्य 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए थे। 1935 में स्थापित प्रांतीय जो विधानसभाएं हैं उनके सदस्यों के द्वारा, ये अप्रत्यक्ष सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए थे। संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई थी जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति, जिसे कैबिनेट मिशन कहते हैं, ने प्रस्ताव रखा था कि तुम्हारी संविधान सभा, भारत देश की संविधान सभा इस तरह से बनेगी, इस तरह से उसका निर्वाचन चयन होगा और इस तरह से बनेगी। उसी के अनुसार संविधान सभा बनाई गई थी। प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई थी। दोस्तों, मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट का अनुपात रखा गया था। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार के प्रत्येक शासन वाले प्रांतों को 292 सदस्य चुनने थे तथा देशी रियासतों को न्यूनतम 93 सीटें चुननी थी। जिन प्रांतों पे ब्रिटिश सरकार का प्रत्येक शासन था वहां से 292 सीटें सदस्य चुनने थे, और जो देशी रियासतें थी, जो राजा महाराजाओं का शासन था उनमें से 93 सीटें आवंटित की गई थी। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों में बांटा गया था, जैसे मुसलमान, सिख और सामान्य। उनकी जितनी जनसंख्या थी उसके अनुपात में बांटा गया था इन्हें। प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना, और इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया था। दोस्तों, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया था कि कैसे चुनना है। उनसे परामर्श ली थी राजा महाराजाओं से। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनसे परामर्श करके तय किया गया था, ना कि ब्रिटिश सरकार द्वारा या हमारे यहाँ पे जो बाकी विधानसभाओं से जो लोग आ रहे थे उनके द्वारा। ठीक है, अध्याय के पिछले भाग में उन तीनों कारकों पर प्रकाश डाला गया जो संविधान को प्रभावी और सम्मान के योग्य बनाते हैं। भारतीय संविधान इस परीक्षा में किस हद तक कामयाब होता है, इसकी जानकारी देखेंगे अभी आगे। अपने राजनीतिक लोकतंत्र को हमें सामाजिक लोकतंत्र का रूप भी देना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं रह सकता जब तक कि उसका आधार सामाजिक लोकतंत्र न हो। मतलब राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं हो सकता, उसका आधार सामाजिक लोकतंत्र होना चाहिए। अकेला राजनीतिक लोकतंत्र नहीं चल सकता। सामाजिक लोकतंत्र क्या है, इसका अर्थ जीवन के उस मार्ग से है जो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करता है। दोस्तों, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को इन तीनों के एक संयुक्त रूप से पृथक पृथक रूपों में नहीं समझना चाहिए। ये तीनों एक हैं, इन तीनों को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। ये तीनों मिलकर एक ऐसा संयुक्त रूप बनाते हैं कि इनमें से एक को दूसरे से अलग करना लोकतंत्र के मूल प्रयोजन को भी विफल कर देता है। स्वतंत्रता को समता से अलग नहीं किया जा सकता। यदि अकेली स्वतंत्रता होगी, समता नहीं होगी, तो अकेली स्वतंत्रता से भी नहीं चल सकता। दूसरा, यदि समता है लेकिन आपको स्वतंत्रता नहीं है, ये भी नहीं चल सकता।
समता को स्वतंत्रता से अलग नहीं किया जा सकता और न ही स्वतंत्रता और समता को बंधुता से अलग किया जा सकता है। ये तीनों चीजें होंगी तभी अपना एक सफल लोकतंत्र बनेगा, सफल समाज बनेगा, सफल राष्ट्र बनेगा। समता विहीन स्वतंत्रता कुछ व्यक्तियों की अनेक व्यक्तियों पर प्रभुता को जन्म देगी। आपको स्वतंत्रता है लेकिन समानता नहीं है, तो समानता नहीं है तो कुछ ही लोगों को स्वतंत्रता मिलेगी, तो कुछ ही लोग आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्रता विहीन समता व्यक्तिगत पहल को नष्ट कर देती है। बंधुता के बिना स्वतंत्रता और समता अपना स्वाभाविक मार्ग ग्रहण नहीं कर सकती। दोस्तों, संविधान सभा का स्वरूप कैसा था, ये देखेंगे कि संविधान सभा का स्वरूप कैसा था। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद वे सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर आए थे। अपने देश का बंटवारा हो गया था, 2 अलग देश बन गए थे। तो जो शुरू में संविधान सभा बनी थी उसमें जो पाकिस्तान में चले गए बंटवारे के बाद वो लोग भी थे, लेकिन उसके बाद जब बंटवारा हो गया तो पाकिस्तान के क्षेत्रों से जो चुनकर आए थे वो लोग नहीं रहे। संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर अब 299 रह गई थी। इनमें से 26 नवंबर 1949 को जब संविधान के कुछ अनुच्छेद लागू हुए थे उस समय कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। दोस्तों, इन्होंने अंतिम रूप से पारित संविधान पर हस्ताक्षर किए थे 26 नवंबर 1949 को, और उस दिन कुछ अनुच्छेद अपने लागू हो गए थे। बाकी पूरा संविधान अपना 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ था। इस प्रकार इस उपमहाद्वीप में विभाजन से उपजी विभिषिका और हिंसा के बीच संविधान निर्माण का काम हुआ था। लेकिन संविधान निर्माताओं के धैर्य की प्रशंसा करनी पड़ेगी दोस्तों कि उन्होंने यह केवल अत्यधिक दबाव में एक संविधान बनाया। विभाजन के कारण हुई अकल्पनीय हिंसा से सही सबक भी लिया उन्होंने। जैसे अल्पसंख्यकों की चिंता थी कि अब हमारा क्या होगा, हमारे पे बहुसंख्यकों की संस्कृति, रीति रिवाज, धर्म थोप दिए जाएंगे। लेकिन इससे संविधान निर्माताओं ने सबक लिया और उन्होंने उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए हैं। भारत के संविधान ने नागरिकता की एक नई अवधारणा प्रस्तुत की। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित होंगे बल्कि धार्मिक पहचान का, नागरिक अधिकारों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये संविधान निर्माताओं ने किया। लेकिन संविधान सभा के गठन का ये विवरण केवल सतही तौर पर ही हमें बताता है कि संविधान वास्तव में बना कैसे। यद्यपि हमारी संविधान सभा के सदस्य सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे, पर उसे ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधिक बनाने का गंभीर प्रयास किया गया था। दोस्तों, प्रत्येक से चुनाव नहीं हुआ था संविधान सभा के लिए कि प्रत्येक व्यक्ति ने सदस्यों को चुना था, ऐसा नहीं हुआ था। उन्होंने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से चुना था। इसके अतिरिक्त संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के 28 सदस्य थे। जहां तक राजनीतिक दलों का सवाल है, विभाजन के बाद संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था, क्योंकि उस समय कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी और उसे 82% सीटें प्राप्त थी। लेकिन कांग्रेस सभी विविधताओं से भरी हुई एक पार्टी थी जिसमें लगभग सभी विचारधाराओं के लोग थे। अब अपन ये नहीं कह सकते कि 82% यदि एक पार्टी के लोग थे तो वहां तो उन्हीं का बहुमत था। नहीं दोस्तों, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी स्वतंत्रता के समय जिसमें सभी जाति, वर्ग, धर्म, सभी वर्गों के लोग थे। संविधान सभा के कामकाज की शैली क्या रही, चलिए देखते हैं। संविधान सभा की सत्ता केवल इस बात पर ही नहीं टिकी थी कि वह मोटे तौर पर सबका प्रतिनिधित्व कर रही है। संविधान बनाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और सदस्यों के विचार विमर्श की जड़ में छुपे मूल्यों में ही संविधान सभा की लोकप्रिय सत्ता का आधार था। जहां प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली किसी सभा के लिए वांछनीय है कि उसमें समाज के विभिन्न वर्ग सहभागी हों, वहीं यह भी महत्वपूर्ण है कि केवल अपनी पहचान या समुदाय का ही प्रतिनिधित्व न हो। दोस्तों, एक संविधान जो संविधान सभा बनाती है उसमें सभी वर्गों के, सभी जातियों के, धर्मों के, सभी क्षेत्रों के लोग होने चाहिए, तभी तो वो एक अच्छा संविधान बनेगा, क्योंकि उनके सबके विचार मिलके और फिर संविधान में जो भी नियम हैं वो बनेंगे। संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर विचार विमर्श किया। सदस्यों में प्राय मतभेद हो जाते थे, लेकिन सदस्यों द्वारा अपने हितों को आधार बनाकर शायद ही कोई मतभेद हुआ हो कि सिर्फ एक वर्ग या एक सदस्य
का ये मत है कि नहीं ये होगा, नहीं, सबकी राय लेके सबने अपने मत रखे और सबकी राय लेके फिर कोई भी नियम बने थे वो बने थे। ये मतभेद वास्तव में वैध सैद्धांतिक आधार पर थे। हालांकि संविधान सभा में अनेक मतभेद थे। भारत में शासन प्रणाली केंद्रीकृत होनी चाहिए या विकेंद्रीकृत, राज्यों के बीच कैसे संबंध होने चाहिए, न्यायपालिका की क्या शक्तियां होनी चाहिए, क्या संविधान को संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, लगभग उन्हीं विषयों पर गहराई से चर्चा हुई जो आधुनिक राज्य की बुनियाद है। संविधान का केवल एक ही प्रावधान ऐसा है जो लगभग बिना किसी वाद विवाद के पास हो गया और वो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इस पे किसी प्रकार की बहस नहीं हुई, लेकिन इसके अतिरिक्त प्रत्येक विषय पर गंभीर विचार विमर्श हुए और वाद विवाद हुए। दोस्तों, इस सभा की लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा का इससे बढ़िया व्यवहारिक रूप और नहीं हो सकता कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पे कोई बहस नहीं हुई। संविधान सभा को की असली ताकत इस बात से मिलती है कि वह सार्वजनिक हित का काम कर रही है। उन लोगों में ये था, उनको ताकत इस चीज से मिल रहा था कि हम सार्वभौमिक हित के लिए काम कर रहे हैं। इसके सदस्यों ने चर्चा और तर्कपूर्ण बहसों पर काफी जोर दिया। तर्कपूर्ण बहसें हुई, जो भी बात रखी गई उसके पीछे तर्क दिया और तर्कपूर्ण चर्चा संविधान सभा के बीच हुई। उसके बाद वो किसी डिसीजन पे पहुंचे। उन्होंने सिर्फ अपने हितों की बात नहीं की, बल्कि अपनी सोच और फैसले के पक्ष में अन्य सदस्यों को सैद्धांतिक कारण दिए। अपनी सोच के पक्ष में दूसरों से तर्कपूर्ण संवाद स्वार्थ या संकीर्णता से ऊपर उठे हुए थे। संविधान सभा में हुई चर्चा कई मोटे खंडों में प्रकाशित हुई थी और हर अनुच्छेद को लेकर जैसी विस्तृत और बारीकी से दोस्तों बात हुई थी, वह सार्वजनिक विवेक की भावना को सबसे प्रामाणिक ढंग से सामने लाती है कि कोई भी बात हुई, कुछ भी संविधान सभा में किसी व्यक्ति ने सदस्य ने रखा, उस पे फिर सार्वजनिक विवेक से, सबके विवेक से फैसला हुआ। ये बहसें भी फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति की तरह संविधान निर्माण के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और यादगार अध्यायों में से हैं। दोस्तों, संविधान सभा की सामान्य कार्यवाही में सार्वजनिक विवेक का महत्व स्पष्ट दिखाई देता था। विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की 8 कमेटियां बनाई गई थी और आमतौर पर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या BR अम्बेडकर इन कमेटियों की अध्यक्षता करते थे। ये ऐसे लोग थे जिनके विचार हर बात पर एक दूसरे के समान नहीं थे। दोस्तों, अम्बेडकर तो कांग्रेस और गांधी के कड़े आलोचक थे और उन पर अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए पर्याप्त काम न करने का आरोप लगाते थे। पटेल और नेहरू बहुत से मुद्दों पर एक दूसरे से असहमत थे, फिर भी सबने एक साथ मिलकर काम किया। प्रत्येक कमेटी ने आमतौर पर संविधान के कुछ कुछ प्रावधानों का प्रारूप तैयार किया था, जिन पर बाद में पूरी संविधान सभा बैठ के और चर्चा करती थी और किसी एक निर्णय पे पहुंचती थी, ना कि किसी बहुमत से निर्णय लिया जाता था कि ये मतलब बहुमत से किसी एक ग्रुप को वैल्यू दी जाती थी कि एक ग्रुप ने ऐसा बोला तो ये कर दो। नहीं, सब बैठ के और विचार करके और फिर निर्णय लिया जाता था। आमतौर पर यह प्रयास किया गया कि फैसले आम राय से हो और कोई भी प्रावधान किसी खास हित समूह के पक्ष में न हो। कई प्रावधानों पर निर्णय मत विभाजन करके भी लिए गए हैं दोस्तों, कि उस पे कि इतने लोगों, ज्यादा लोगों की सहमति है तो ये सही है। ऐसे अवसरों पर भी हर सरोकार को ध्यान में रखा गया और हर तर्क और शंका का, कोई भी शंका थी किसी मुद्दे पे तो उसके पीछे तर्क दिया गया और शंका थी कोई, उसका समाधान किया गया। लिखित रूप में उनका जवाब दिया गया। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन की अवधि में संविधान सभा की बैठकें 166 दिनों तक चली। दोस्तों, इसके 17 अखबारों और आम लोगों के लिए खुले थे। अखबारों में इसके जो भी वो सत्र थे वो छपते थे और जनता को इसकी जानकारी थी। राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत। लेकिन कोई भी संविधान अपनी संविधान सभा के बूते नहीं बनता है। दोस्तों, भारत की संविधान सभा इतनी विविधतापूर्ण थी कि वह सामान्य ढंग से काम ही नहीं कर सकती थी। इतनी विविधतापूर्ण थी, अलग अलग क्षेत्रों से, धर्मों से, जातियों से, वर्गों से, अलग अलग विचारों के लोग उसमें थे। यदि उसके पीछे उन सिद्धांतों पर आम सहमति न होती जिन्हें संविधान में रखा जाना था, इन सिद्धांतों पर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सहमति बनी थी। दोस्तों, स्वतंत्रता आंदोलन जब लड़ा गया था
तब इन मुद्दों पे अधिकतर मुद्दों पे तब सहमति बनी थी। एक तरह से संविधान सभा केवल उन सिद्धांतों को मूर्त रूप और आकार दे रही थी जो उसने राष्ट्रीय आंदोलन से विरासत में प्राप्त किए थे। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन किन चीज़ों को लेके आगे बढ़ा था, किन मुद्दों को लेके हमने अपना राष्ट्रीय आंदोलन लड़ा था अंग्रेजों से, वो विरासत में उन लोगों ने प्राप्त किया था। संविधान लागू होने के कई दशक पूर्व से ही राष्ट्रीय आंदोलन में उन प्रश्नों पर चर्चा हुई थी जो संविधान बनाने के लिए प्रासंगिक थी, जैसे भारत में सरकार का स्वरूप क्या होना चाहिए, संरचना कैसी होनी चाहिए, हमें किन मूल्यों का समर्थन करना चाहिए, किन असमानताओं को दूर किया जाना चाहिए, कि समाज में, देश में कौन सी असमानताएं हैं जिनको दूर किया जाना चाहिए। उन बहसों से प्राप्त निष्कर्षों को संविधान में अंतिम रूप प्रदान किया गया है। दोस्तों, राष्ट्रीय आंदोलन से जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया गया उसका सर्वोत्तम सारांश हमें नेहरू द्वारा 1946 में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में मिलता है। इस प्रस्तावना में संविधान सभा के उद्देश्यों को, कि संविधान सभा बनी है उसके उद्देश्य क्या है, वो संविधान में क्या, कौन से अनुच्छेद, कौन से नियम बनाएगी, ये इसकी एक छोटी सी झलक हमें उद्देशिका में मिल जाती है। इस प्रस्तावना में संविधान की सभी आकांक्षाओं की, संविधान की आकांक्षाएं, संविधान सभा की आकांक्षाएं क्या हैं और मूल्यों को समाहित किया गया था, कि सभी आकांक्षाओं और मूल्यों को समाहित किया गया था कि संविधान सभा की आकांक्षाएं और मूल्य क्या हैं। पिछले भाग में जिसे संविधान के मौलिक प्रावधान कहा गया था वह वास्तव में उद्देश्य प्रस्ताव में समाहित मूल्यों से प्रेरित और उनका सारांश है। दोस्तों, इसी प्रस्ताव के आधार पर हमारे संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र और संप्रभुता और एक सार्वजनिक पहचान जैसी बुनियादी प्रतिबद्धताओं को संस्थागत रूप दिया गया था जो हमारी उद्देशिका में है। अतः हमारा संविधान केवल नियमों और प्रक्रियाओं की भूल भुलैया नहीं है कि सिर्फ उसमें नियम, अनुच्छेद और प्रक्रियाएं हैं, बल्कि एक ऐसी सरकार बनाने की नैतिक प्रतिबद्धता है दोस्तों जो राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को दिए गए आश्वासनों को पूरा करेगी। जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ उसमें सबका सहयोग था, आम जनता का से लेके नेताओं का, सबका था। तो उनको जो प्रॉमिस, जो वादे किए गए थे उनको हमारा संविधान पूरा करता है। संस्थागत व्यवस्थाएं, संविधान को प्रभावी बनाने का तीसरा कारक यह है कि सरकार की सभी संस्थाओं को संतुलित ढंग से व्यवस्थित किया जाए, यानी उनको बराबर सबको शक्तियां दी जाएं। ये नहीं कि कभी किसी एक संस्था को ज़्यादा शक्ति दे दी तो वो ज़्यादा पावरफुल है। मूल सिद्धांत यह है रखा गया कि सरकार लोकतांत्रिक रहे और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो। संविधान सभा ने शासन के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच समुचित संतुलन स्थापित करने के लिए बहुत विचार मंथन किया। संविधान सभा ने संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया, जो एक और विधायिका और कार्यपालिका के बीच तथा दूसरी ओर केंद्रीय सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण करती है। संविधान ने कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के बीच शक्तियों का वितरण किया, दूसरी ओर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच भी शक्तियों का वितरण किया। ऐसा नहीं कि कोई एक पावरफुल बन जाए और एक कमजोर रह जाए। एक दूसरे, जैसे कि राज्य केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली बना, इतना शक्तिशाली बना दिया कि राज्य उसी पे डिपेंड है और राज्यों के पास कोई शक्ति नहीं है, ऐसा नहीं है। शासकीय संस्थाओं की सर्वाधिक संतुलित व्यवस्था स्थापित करने में हमारे संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों के प्रयोगों और अनुभवों से भी कुछ सीखने में कोई संकोच नहीं किया। दोस्तों, दूसरे देशों में जो प्रयोग किए गए थे, दूसरे देशों के संविधानों में जो प्रयोग किए गए थे, वहाँ की सरकारों के संविधान के, उनमें जो अच्छा था वो हमारे संविधान निर्माताओं ने लिया, वहाँ जो सफल था वो हमारे संविधान निर्माताओं ने लिया। उनके व्यापक ज्ञान का प्रमाण है कि उन्होंने किसी भी ऐसी बौद्धिक तर्क या ऐतिहासिक उदाहरण की अनदेखी नहीं की जो उनके कार्य को संपन्न करने के लिए जरूरी था। अतः उन्होंने विभिन्न देशों से अनेक प्रावधानों को लिया, लेकिन उन विचारों को लेना कोई नकलची मानसिकता का परिणाम नहीं था। दोस्तों, वो वहाँ पहले सफल प्रयोग थे, उनको हमारे यहाँ लिया गया। इसके बिल्कुल अलग थी। संविधान के प्रत्येक प्रावधान को इस आधार पर उचित सिद्ध करना था कि वह भारत की समस्याओं और आशाओं के अनुरूप है। ये भारत का सौभाग्य ही था कि हमारी संविधान सभा ने संकुचित दृष्टिकोण को छोड़कर कि हम किसी की नकल क्यों करें, नहीं, संपूर्ण विश्व से सर्वोत्तम चीजों को ग्रहण किया और उन्हें अपना बना लिया। तो देखते हैं
दोस्तों, संविधान निर्माताओं ने अन्य देशों के संविधानों से क्या क्या लिया। ब्रिटेन के संविधान से हमने सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला लिया। जैसे हमारे चुनाव होते हैं, वो सबसे ज़्यादा मत जिस पार्टी को मिलेंगे, जिस व्यक्ति को मिलेंगे, वो विजयी होगा। ये ब्रिटेन के संविधान से लिया। सरकार का संसदीय स्वरूप वहाँ से लिया। कानून के शासन का विचार ब्रिटेन से लिया। विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका भी ब्रिटेन से ली गई है। कानून निर्माण करने की विधि भी वहाँ से ली गई है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों की सूची ली गई। दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कि न्यायपालिका स्वतंत्र है। यदि संसद कोई नियम बनाती है, कानून बनाती है, तो उसकी न्यायपालिका पुनरावलोकन कर सकती है। ये अमेरिका के संविधान से लिया। आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया। और कनाडा के संविधान से एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था, यानी एक संघात्मक अर्ध संघात्मक व्यवस्था जिसमें राज्य और केंद्र दोनों को शक्तियां बांटी गई हैं। अवशेष शक्तियों का सिद्धांत लिया। तो ये चीज़ें दोस्तों अलग अलग देशों के संविधानों से ली गई, जो वहाँ सफल प्रयोग थे वहाँ से हमने ली। तो निष्कर्ष का ये है चैप्टर का, यह संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का परिणाम है कि वे देश को एक ऐसा संविधान दे सके जिसमें जनता द्वारा मान्य आधारभूत मूल्यों और सर्वोच्च आकांक्षाओं को स्थान दिया गया है। यही वह कारण है जिसकी वजह से इतनी जटिलता से बनाया हुआ संविधान ने केवल अस्तित्व है, बल्कि एक जीवंत सच्चाई भी है दोस्तों। जबकि दुनिया के अन्य अनेक संविधान कागजी पोथों में दब कर रह गए हैं, भारत का संविधान एक विलक्षण दस्तावेज है जो अन्य अनेक देशों, खासतौर से दक्षिणी अफ्रीका के लिए एक प्रतिमान हो गया है। 3 वर्ष तक संविधान बनाने की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह रहा कि एक ऐसा संतुलित संविधान बनाया जाए जिसमें संविधान द्वारा निर्मित संस्थाएं अस्त व्यस्त या काम चलाऊ व्यवस्थाएं मात्र न हो दोस्तों, बल्कि लोगों की आकांक्षाओं का एक लंबे समय तक समझोए रखे। आप पुस्तक के शेष भाग में इन व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो ये था संविधान क्यों और कैसे चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।